नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृतज्ञ राष्ट्र मना रहा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस विशेष समारोह का आयोजन। भारत के एकीकरण के लिए प्रेरक शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित सरदार पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्रियों और गणमान्य हस्तियों ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संविधान सदन में अर्पित किए श्रद्धासुमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिल्ली से एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। कहा, अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को भारत में एकीकृत कर प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के संकल्प को किया पूरा। वाराणसी के सिगरा में नए सत्रम भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कहा, काशी तमिल के गहरे संबंध एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को किया रेखांकित। समुद्री सुरक्षा भारत आसियान संबंधों का केंद्र बिंदु। कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। आसियान भारत समुद्री अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 भारत में होगी आयोजित। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। यह शब्द हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के। भारत की अमर भूमि ने न जाने कितने महानायकों को जन्म दिया। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा एक अलग स्थान रखते हैं। उनके काम, उनकी बातें, उनकी सोच तब भी सबके लिए प्रेरणा थे और आज भी हैं और भविष्य में भी देश को आगे ले जाने की राह दिखाते रहेंगे। आज उनकी 150वीं जयंती है और इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भाव और भावना अपने भीतर लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता नगर पहुंचे। उस एकता नगर जो पटेल की सोच के भारत का साक्ष्य है। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, बिखरे भारत को जोड़ने वाले सरदार पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल और भारत की एकता एवं शक्ति के उनके दृष्टिकोण को एक अविस्मरणीय श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित यह प्रतिमा राष्ट्रीय गौरव और सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी
सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य एकता दिवस परेड के साक्षी बने। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल हुई। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड के साथ यह आयोजन और भी खास हो गया है। इस वर्ष की मुख्य विशेषता बीएसएफ की मार्चिंग टुकड़ी रही, जिसमें विशेष रूप से रामपुर और मुधोल हाउंड्स जैसे भारतीय नस्ल के श्वान शामिल रहे, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रदर्शन किया। विभिन्न राज्यों और एनएसजी, एनडीआरएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने अनेकता में एकता के विषय को दर्शाने के लिए 10 जीवंत झांकियां भी प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के ताने बाने को कमजोर करने वाले किसी भी विचार या कार्य को अस्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार कर असंभव काम कर दिखाया। भाषाओं को एकता का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार और संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सबके दिल में भरने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को आसमान से भी सैल्यूट किया गया। ये नजारा बेहद दिलचस्प रहा। आसमान से विमानों की गड़गड़ाहट ने देश के महानायक की सोच को नमन किया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने शानदार एयर शो किया। एशिया का एकमात्र 9 विमानों वाला एरोबेटिक दस्ता। जब इस दस्ते ने आसमान में उड़ान भरी तो अपने आदर्श वाक्य को सबके सामने रखा। इनका आदर्श वाक्य है, सर्वदा सर्वोत्तम, यानी हमेशा सर्वश्रेष्ठ। आसमान में करतब दिखे तो माहौल में जोश भर गया। पलक झपकते ही हर तरफ जोश ही जोश नजर आ रहा था। सबकी नजरें आसमान पर टिकी थी। सरदार पटेल का लक्ष्य एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण था जो आंतरिक रूप से एकजुट और स्थिर हो और बाहरी रूप से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हो। देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज की सरकार उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी सोच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार ने नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद पर एक निर्णायक और करारा प्रहार किया है। उन्होंने देश के लोगों के दिलों को जोड़ने का श्रेय पारदर्शी शासन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और भ्रष्टाचार मुक्त नीतियों को दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से एकता को राष्ट्रीय शक्ति का मंत्र बनाने और सरदार पटेल के दृष्टिकोण को याद रखने और एक मजबूत, विकसित और एकजुट भारत के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 11 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ना।
2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था, पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था, नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति ने सरदार पटेल को एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता बताया, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल का समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावना सभी भारतीयों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने नागरिकों से एकजुट होकर एक मजबूत, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध भारत के निर्माण के अपने संकल्प की पुष्टि करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के अटूट दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने एक विविध राष्ट्र को एक लोकतांत्रिक गणराज्य में एकीकृत किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण, रियासतों के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में पटेल का अमूल्य नेतृत्व प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि सरदार पटेल की देशभक्ति, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की विरासत भारत की प्रगति और लचीलेपन का मार्गदर्शन करती रहती है। हम एकता और अखंडता के उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए पुनः प्रतिबद्ध हों। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर संसद परिसर स्थित संविधान सदन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर संसद परिसर स्थित संविधान सदन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर ऐतिहासिक संविधान सदन में सरदार पटेल जी के विचारों से ओतप्रोत युवाओं को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपार देश प्रेम की भावना से एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखने वाले सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि देश के लिए कैसे जिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अदम्य इच्छा शक्ति, अटल संकल्प और अद्वितीय नेतृत्व से सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न साकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को स्मरण करने आए हैं, उनके जन्मदिन पर उनको याद करने आए हैं। मैं अभी युवाओं की चर्चा सुन रहा था और अलग अलग राज्यों से आए युवाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार, उनके दर्शन, उनके दृढ़ निश्चय फैसले, निर्णयों पर बहुत ही
सार्वगर्भित तरीके से अपनी बात को रखा। और जब मैं इन युवाओं को देखता हूं जो भारत की नई आशा है, जिनके सपने विकसित भारत बनाने के सपने हैं, उनमें ही ऐसा ही दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है, संकल्प है, नए विचार हैं, नए इनोवेशन और नया कुछ करने की सोच है। हम जब संविधान सदन में आए तो संविधान सदन के अंदर जिन महापुरुषों का आजादी की लड़ाई में योगदान रहा, आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने में योगदान रहा, उन सब महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एकजुट करने और आज के भारत के निर्माण और एक अखंड राष्ट्र बनाने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को सरकार सरदार पटेल के सम्मान में एकता दौड़ का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 रियासतों में विभाजित कर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकीकृत करके महान कार्य पूरा किया और आज दुनिया जिस आधुनिक भारत का नक्शा देख रही है, उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों का ही परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को भारत में एकीकृत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के संकल्प को पूरा किया। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय आर्यन सम्मेलन 2025 से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की समाज सेवा के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष यह अवसर केवल समाज के हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, यह अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। यह अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की ताकत रखता है, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है।
भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिविल सेवकों से विकसित भारत यात्रा में समावेशी विकास, नैतिक सेवा और प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में IIPA की 71वीं वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। बता दें कि उपराष्ट्रपति ने शासन में बदलाव लाने में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इसके लिए सेवाभाव और कर्तव्य बोध के साथ नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए AI जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की बात कही। उन्होंने DOPT यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और IIPA यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसी नवीन प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सराहना की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति ने IIPA के प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कारों से भी विजेताओं को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने IIPA में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रतिमा का अनावरण भी किया। Change should be always for good. That is the care we have to take up. Change for bad will ruin the society. So we have to encourage, we have to adopt the change for good, and we all know that technology is the fastest growing field in the world. Changes are coming every day almost. The artificial intelligence, AI, has emerged as the transformative force in governance and administration. It offers opportunities for improving efficiency, transparency, and citizen service delivery. However, the integration of AI into civil services also presents a set of complex challenges. The need of the hour is to build a skilled force of civil servants who can maneuver around the ethical and accountability concerns of AI and put it to the right use. Whatever may be the power of a computer, it cannot think like a human brain. Ultimately, everything has to be set in order only by one instrument, that is the human brain. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम यानी INSTEP के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि INSTEP ग्लोबल साउथ देशों को रणनीतिक रूप से जुड़ने, वैश्विक रूप से सोचने और बेहतर कल के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए एक साथ लाता है। INSTEP एक पहल है जो भारत और मित्र देशों के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक रणनीतिक संवाद मंच के रूप में कार्य करती है। कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में 24 देशों के 32 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 44 प्रतिनिधि शामिल हैं। INSTEP initiative is the fruition of the Government of India's shared commitment during the G20 presidency. It serves as a platform for mutual discussion and working in cohesion with like-minded nations. Global South countries as the foundation of effective policy making and conflict resolution. This collaborative endeavor under the aegis of the National Security Council Secretariat, Ministry of External Affairs and Ministry of Defense aims to equip and develop skill sets amongst the senior leadership to recognize emerging global, implement suitable policy course corrections to mitigate the challenges collaboratively. It brings to the table the Global South countries to engage strategically, think globally, and act in cohesion for better tomorrow. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वाराणसी के सिगरा में नए सत्रम भवन का उद्घाटन किया।
उन्होंने काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में गहरे काशी तमिल संबंध का प्रतीक है। श्री काशी नट्टुकोटई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी का दूसरा सत्रम है और इसका उद्देश्य आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना और युवा पीढ़ी को इस पवित्र नगरी की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी पिछली यात्रा के बाद से काशी शहर में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। उन्होंने इस परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। आज जब मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत रहा था तो मुझे सालों साल बिगड़े की काशी यात्रा याद आ गई। उस समय में कायर बोर्ड का अध्यक्ष, तब से इस काशी शहर में जो बदलाव आया है वह अद्भुत है। ये परिवर्तन हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपने प्रिय संसदीय क्षेत्र के प्रति उनके प्रयास और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही संभव हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा भारत आसियान संबंधों का केंद्र बिंदु है। उन्होंने दूसरे आसियान भारत समुद्री अभ्यास पर सहमत होने के लिए आसियान सदस्य देशों की सराहना की। कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारा 50% से भी अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से होता है। रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका पर आसियान भारत पहल के दूसरे चरण का भी प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 भारत में आयोजित होगी। पार्टनरशिप मजबूत पीपल टू पीपल लिंकेजेस, कल्चरल एफिनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल डोमेन्स में बढ़ते व्यवहारिक सहयोग पर आधारित है। एक्सेलेंसी, मैं नवंबर 2022 में कंबोडिया में हुई हमारी पहली इनफॉर्मल डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को रिकॉल करता हूं। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशनल इंगेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के माध्यम से हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन को और गहरा करने की नींव रखी। इंडिया का आसियान के साथ इंगेजमेंट मल्टीलैटरलिज्म, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी और सॉवरेनिटी के रेस्पेक्ट पर आधारित है। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। इससे एक होलिस्टिक पार्टनरशिप बनती है जो ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों को एड्रेस करती है। भारत और अमेरिका ने आज 10 वर्ष के एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सामंजस्य का संकेत बताया। यह समझौता कुआलालंपुर में हुई बैठक के दौरान राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष पीटर हेगसेथ के बीच संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में नीति दिशा प्रदान करेगा। हेगसेथ और राजनाथ सिंह कुआलालंपुर में उन देशों के एक समूह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं जिसमें आसियान सदस्य देश और उनके कुछ साझेदार शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशियाई रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय एकता परेड की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।